कल्पना कीजिए, खाड़ी के बीचों बीच एक अदृश्य रेखा खींच दी गई है। मतलब एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को चलाने वाला करोड़ों बैरल तेल रोज गुजरता है। और अब उस रास्ते पर दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों के बीच एक मौन लेकिन बेहद खतरनाक नियंत्रण की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल सही कहा। तो सुप्रभात, आज 14 मई 2026 है। बिना किसी सनसनी या डर पैदा करने वाले दावों के, केवल तथ्यों और प्रामाणिक सूचनाओं पर आधारित इस गहन विश्लेषण में हमारे सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी। आज का हमारा विषय है ईरान इंटेल अपडेट, समुद्री युद्ध, प्रॉक्सी खतरे और खाड़ी की अस्थिरता। हमारा ध्यान मुख्य रूप से मध्य पूर्व पर रहेगा, विशेष रूप से ईरान और खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों के बीच पिछले 2 सप्ताह में हुए घटनाक्रमों पर। और इस चर्चा की गहराइयों में जाने से पहले ये बताना आवश्यक है कि आज की ये प्रस्तुति प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है। हाँ। और इसे स्टाइलो न्यूज द्वारा जनरेट किया गया है। स्टाइलो न्यूज एक उन्नत एआई संचालित समाचार एप्लीकेशन है। मतलब इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये स्टाइलो इंटेल ऑप्स का उपभोक्ता संस्करण है ना? एकदम सही। ये वही एंटरप्राइज स्तर का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग सरकारी एजेंसियों, सेना और बड़े वाणिज्यिक घरानों द्वारा वैश्विक स्तर पर रणनीतिक निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि इस विश्लेषण को सुनने वाले हर व्यक्ति के पास उसी बुद्धिमत्ता और डेटा क्षमता तक पहुंच है जो दुनिया के शीर्ष नीति निर्माताओं के पास होती है। तो इसी शक्तिशाली उपकरण की मदद से आज का हमारा मिशन है मई 2026 की शुरुआत से लेकर अब तक के घटनाक्रमों का एक तार्किक अवलोकन करना। बिल्कुल। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय उभर कर आ रहा है वो ये है कि मध्य पूर्व में अमेरिका की भारी सैन्य उपस्थिति के बावजूद ईरान इस क्षेत्र में अपनी पकड़ कैसे मजबूत कर रहा है। देखिए, इन पैटर्नों को समझने के लिए हमें फरवरी के अंत में शुरू हुए सैन्य अभियानों से लेकर मई के पहले सप्ताह में अमेरिकी रणनीति में आए अचानक बदलाव तक की घटनाओं को एक कड़ी में जोड़ना होगा। हाँ, 6 मई को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने घोषणा की थी। जी। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ चल रहा आक्रामक सैन्य अभियान, मतलब जो एपिक फ्यूरी था, वो अब समाप्त हो रहा है। और एपिक फ्यूरी की समाप्ति कोई सामान्य घोषणा नहीं थी। इसके तुरंत बाद अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम की शुरुआत की। ये कोई आक्रामक मिशन नहीं है, बल्कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक रक्षात्मक नेविगेशन मिशन है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बदलाव को स्पष्ट करते हुए एक चेतावनी भी तो दी थी। हाँ, बिल्कुल दी थी। उन्होंने कहा कि आक्रामक अभियान रोका जा रहा है, लेकिन साथ ही ये भी साफ कर दिया कि यदि कोई नया उकसावा हुआ तो बमबारी फिर से शुरू की जा सकती है। तो स्थिति कुछ ऐसी है कि अमेरिका ने अपनी आक्रामक तलवार तो म्यान में रख ली है और अब जो रक्षात्मक ढाल उठाई है वो इतनी भारी है कि उसे संभालने के लिए अपने सहयोगियों की जरूरत है, विशेषकर सऊदी अरब के सहारे की। सही कहा। लेकिन सऊदी अरब ने अपना कंधा खींच लिया है। मतलब सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग से साफ मना कर दिया है, जिसके कारण प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोकना पड़ा है, क्योंकि रक्षात्मक समुद्री अभियानों के लिए हवाई सुरक्षा कवर बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल होता है। ड्रोन निगरानी और लड़ाकू विमानों के बिना नौसेना के जहाजों को इस तरह के खतरों के बीच नहीं भेजा जा सकता। और सऊदी अरब के इस फैसले के पीछे एक गहरी क्षेत्रीय कूटनीति काम कर रही है। अच्छा। देखिए, घाड़ी देश, विशेष रूप से सऊदी अरब, ईरान के साथ सीधे और पूर्ण पैमाने पर युद्ध में नहीं घसीटे जाना चाहते हैं। मतलब वो डर रहे हैं कि वे अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग अमेरिकी अभियानों के लिए करने देते हैं तो वे तुरंत ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के सीधे निशाने पर आ जाएंगे। ये तो है। ये निर्णय ये स्पष्ट करता है कि मध्य पूर्व में अब अमेरिका को अपने पारंपरिक सहयोगियों से पूरी छूट नहीं मिल रही है। क्षेत्रीय संप्रभुता और आत्मसंरक्षण अब पश्चिमी गठबंधनों से ऊपर रखे जा रहे हैं। तो जब अमेरिका जैसी महाशक्ति इस कूटनीतिक गतिरोध के कारण अपने कदम पीछे खींचती है तो क्षेत्र में एक शक्ति शून्यता पैदा होती है, एक वैक्यूम बन जाता है। और इसी शून्य का लाभ उठाते हुए ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपनी पकड़ और कड़ा कर दी। हाँ, खुफिया रिपोर्टों के अनुसार ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स मतलब IRGC ने फारस की खाड़ी जल डमरू मध्य प्राधिकरण की स्थापना कर दी है।
और अब वे ये नियम लागू कर रहे हैं कि इस रास्ते से गुजरने वाले किसी भी जहाज को पंजीकरण कराना होगा और उन्हें टोल देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के कानून के तहत तो ये सीधा संप्रभुता थोपने वाला कदम है। बिल्कुल है। लेकिन ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि बिना किसी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के समुद्र के बीच में इस तरह का टोल या पंजीकरण कैसे लागू किया जा सकता है? देखिए, इसे लागू करने का तरीका विशुद्ध रूप से भौतिक और सैन्य है। IRGC की नौसेना छोटी, बेहद तेज हमलावर नौकाओं और सशस्त्र ड्रोन्स का उपयोग करती है। वो किसी भी वाणिज्यिक जहाज को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे तब तक आगे नहीं बढ़ने देते जब तक कि जहाज का कप्तान उनके रेडियो निर्देशों का पालन ना करे। हाँ, या फिर उनके द्वारा तय किया गया शुल्क ना चुकाए। 8 और 9 मई के घटनाक्रम इसी रणनीति का हिस्सा थे। ओमान की खाड़ी में IRGC ने ओशन कोई नामक एक तेल टैंकर पर भौतिक रूप से कब्जा कर लिया था ना? जी हाँ, उनका तर्क था कि यह टैंकर ईरानी तेल निर्यात को बाधित कर रहा था। इसके तुरंत बाद जवाबी कार्रवाई में अमेरिका ने 2 ईरानी झंडे वाले टैंकरों को अक्षम कर दिया, Sea-Star 3 और सेवदा को। बिल्कुल। जहाजों को अक्षम करने का मतलब संभवतः उनके नेविगेशन या प्रणोदन प्रणालियों को साइबर या भौतिक रूप से जैम करना रहा होगा। इसके बाद कतर के पास एक अमेरिकी झंडे वाले वाणिज्यिक जहाज पर ड्रोन हमला हुआ, जिसकी पुष्टि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO की रिपोर्ट में भी हुई है। तो ये समुद्र में एक तरह से जैसे को तैसा वाला युद्ध बन चुका है। हाँ, लेकिन संघर्ष केवल हॉर्मुज के मुख्य द्वार तक सीमित नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात मतलब UAE पर भी सीधे खतरे मंडरा रहे हैं। जी। 5 मई को UAE के रक्षा मंत्रालय ने 4 ईरानी क्रूज मिसाइलों को बीच में ही इंटरसेप्ट किया। इसके अलावा फुजैरा के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर भी ड्रोन और मिसाइल हमलों की खबरें हैं। एक बात बताइए, हॉर्मुज में पहले से ही इतना कड़ा नियंत्रण होने के बावजूद ईरान फुजैरा को निशाना क्यों बना रहा है? फुजैरा को निशाना बनाने के पीछे ऊर्जा आपूर्ति के भूगोल को समझना होगा। अच्छा। फुजैरा मुख्य जलडमरू मध्य के अंदर नहीं है। ये ओमान की खाड़ी में स्थित एक बाईपास है। मतलब UAE ने हॉर्मुज के चोक पॉइंट पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए जो पाइपलाइन बनाई है? बिल्कुल, वो पाइपलाइन तेल को सीधे फुजैरा तक लाती है। तो ईरान फुजैरा पर हमला करके क्या साबित करना चाहता है? ईरान ये साबित कर रहा है कि हॉर्मुज के बाहर बनाए गए ये वैकल्पिक मार्ग भी सुरक्षित नहीं है। ये पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक दबाव की रणनीति है। ईरान ये संदेश दे रहा है कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाती, इस पूरे क्षेत्र का कोई भी ऊर्जा बुनियादी ढांचा अछूता नहीं रहेगा। और इस रणनीति का सीधा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। मतलब वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% इसी हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरता है। हाँ। जब इस रास्ते पर गतिरोध होता है तो जहाजों को लंबा मार्ग अपनाना पड़ता है या वे बंदरगाहों पर खड़े रहते हैं, जिसका सीधा अर्थ है शिपिंग बीमा की लागत में बेतहाशा वृद्धि। बिल्कुल, आपूर्ति श्रृंखला में देरी और अंततः पूरी दुनिया में महंगाई का बढ़ना। इसी आर्थिक खतरे को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयास तेज हो गए हैं। पाकिस्तान और कतर संघर्ष विराम स्थापित करने के लिए कूटनीतिक चैनल खोल रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय 2 स्पष्ट खेमों में बटा हुआ दिख रहा है। हाँ, चीन और रूस का कूटनीतिक रुख पश्चिमी देशों से एकदम अलग है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि इस तनाव के वैश्विक परिणाम होंगे। और चीनी समाचार एजेंसियां तो अमेरिकी प्रतिबंधों की खुलकर आलोचना कर रही हैं। देखिए, इन प्रतिबंधों के प्रभाव को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच एक दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिल रहा है। कैसा विरोधाभास? अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बैसन ने हाल ही में ईरानी शासन के लचीलेपन पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारी आर्थिक प्रतिबंध उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन खुफिया रिपोर्टें और जमीनी वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां करती है। ईरान के भीतर IRGC इस समय लगभग स्वायत्त होकर काम कर रहा है। एक अलग पहलू जिस पर विचार किया जाना चाहिए वो ये कि क्या ये प्रतिबंध वास्तव में ईरानी शासन को कमजोर कर रहे हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मतलब इतिहास गवाह है कि जब किसी देश की औपचारिक अर्थव्यवस्था पर पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी जाती है तो वहां एक समानांतर अर्थव्यवस्था जन्म लेती है। एक शैडो इकोनॉमी। हाँ, एक काला बाजार। और इस काले बाजार और तस्करी के नेटवर्क्स पर सीधा नियंत्रण अक्सर उन कट्टरपंथी सैन्य धड़ों का होता है जिनके पास हथियार होते हैं। बिल्कुल। तो क्या इन अमेरिकी प्रतिबंधों ने अनजाने में IRGC को और अधिक आर्थिक स्वतंत्रता और शक्ति नहीं दे दी है, जिससे उदारवादी राजनीतिक धड़े पूरी तरह से हाशिए पर चले गए हैं?
देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसे अप्रत्याशित परिणामों का सिद्धांत कहा जाता है। जब भारी आर्थिक दबाव बनाया जाता है तो देश का आम नागरिक और औपचारिक व्यापार सबसे ज्यादा पीड़ित होता है। सही कहा। लेकिन IRGC जैसे संगठन, जिनके पास अपने स्वयं के बंदरगाह, दूरसंचार नेटवर्क और तस्करी के रास्ते हैं, वे राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पूरे तंत्र पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लेते हैं। वे राज्य की सत्ता पर निर्भर नहीं रहते। बिल्कुल नहीं, बल्कि राज्य उन पर निर्भर हो जाता है। इसलिए ये सोचना कि केवल आर्थिक नाकाबंदी से शासन टूट जाएगा एक अपूर्ण आकलन है। ये आर्थिक दबाव ही उन्हें आक्रामक कदम उठाने के लिए एक तर्क भी प्रदान करता है। और ये तर्क सार्वजनिक धारणाओं में भी साफ दिखाई देता है। स्टाइलो न्यूज़ के AI टूल ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जो वैश्विक भावनाओं का विश्लेषण किया है, उसमें एक गहरा ध्रुवीकरण सामने आया है। एक पक्ष वो है जो युद्ध बढ़ने और ऊर्जा सुरक्षा को लेकर डरा हुआ है। जी। ये वर्ग IRGC की कार्यवाहियों, विशेष रूप से समुद्र में तेल फेंकने या जहाजों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को पर्यावरण आतंकवाद मान रहा है। उनका तर्क है कि राजनीतिक लड़ाई की कीमत समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र को नहीं चुकानी चाहिए। बिल्कुल। वहीं दूसरा पक्ष जो ईरान समर्थक यूजर्स का है, वे इन कार्यवाहियों को पूरी तरह से संप्रभुता की रक्षा और आत्मरक्षा के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। उनका तर्क यह है कि जब किसी देश के तेल निर्यात को पूरी तरह से शून्य करने का प्रयास किया जा रहा हो और उसे आर्थिक रूप से पंगु बनाया जा रहा हो, तो उस देश को जवाबी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। तो ये दोनों दृष्टिकोण ये दर्शाते हैं कि सूचना युद्ध में भी कोई एक स्पष्ट विजेता नहीं है। बिल्कुल सही। अब जब परिस्थितियां इतनी उलझी हुई हैं, तो स्रोतों के आधार पर भविष्य में ऐसी कौन सी संभावित घटनाएं हैं जो इस तनाव की दिशा तय कर सकती हैं? खुफिया आकलनों के अनुसार आने वाले कुछ हफ्तों में कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर नजर रखना आवश्यक है। किन पर? सबसे पहला तो अमेरिका और ईरान के बीच वे संघर्ष विराम प्रस्ताव हैं, जो पाकिस्तान और कतर के माध्यम से रखे गए हैं। क्या कोई ऐसा मध्य मार्ग निकलेगा जहां अमेरिका प्रतिबंधों में थोड़ी ढील दे और बदले में ईरान जल डमरू मध्य में जहाजों को जाने दे? यही देखना होगा। इसके अलावा होर्मुज के पास वाणिज्यिक जहाजों का एकत्रीकरण लगातार बढ़ रहा है। हाँ, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। यदि इन जहाजों ने बिना सुरक्षा के पारगमन करने की कोशिश की तो एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े सैन्य टकराव का रूप ले सकती है। एक और महत्वपूर्ण घटनाक्रम फ्रांस और UK द्वारा अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए नौसैनिक मिशन की तैनाती है। ये यूरोपीय देश प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत अमेरिकी कमान के अधीन काम करेंगे या वे स्वतंत्र रूप से अपने जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे? ये देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं तो क्षेत्र में कई अलग अलग सैन्य कमानें सक्रिय हो जाएंगी, जिससे गलतफहमी या मिसकैलकुलेशन का जोखिम काफी बढ़ जाएगा। हाँ, जब इतने सारे हथियारबंद जहाज एक छोटे से जलमार्ग में मौजूद हों तो एक छोटा सा तकनीकी फेलियर भी युद्ध को भड़का सकता है। इन सभी भू-राजनीतिक परतों, सैन्य रणनीतियों और आर्थिक परिणामों को एक साथ समझना किसी चुनौती से कम नहीं है। बिल्कुल नहीं है। ऐसी जटिल स्थितियों में स्पष्टता प्राप्त करने के लिए ही स्टाइलो न्यूज़ जैसे उपकरणों का निर्माण किया गया है। ये सिर्फ एक साधारण समाचार ऐप नहीं है। यह एक ऐसा मोबाइल और कंप्यूटर प्लेटफॉर्म है जो वैश्विक घटनाओं को व्यक्तिगत बुद्धिमत्ता शैली के संक्षिप्त विवरणों में बदल देता है। और ये सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेटा इकट्ठा करता है। हाँ, इसका AI इंजन घटनाओं के पीछे के कारणों और प्रभावों का सटीक विश्लेषण करता है। तो जो लोग इस तरह की गहरी और सटीक जानकारी अपनी मांग पर पाना चाहते हैं, वे www.stylonews.com पर जाकर स्टाइलो न्यूज़ की सदस्यता ले सकते हैं। सूचना के इस युग में शोर को कम करके केवल महत्वपूर्ण तथ्यों को समझना ही सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त है। बिल्कुल सही कहा। आज की इस भारी और तथ्यपूर्ण चर्चा को सुनने के लिए हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ। अब 1960 के दशक के उस गंभीर न्यूज़रूम के माहौल से बाहर आते हुए यह कहना उचित होगा कि इस जटिल भू राजनीतिक स्थिति के विभिन्न पहलुओं को समझना आज के समय की मांग है। वैश्विक मंच पर रोजाना ऐसी कई घटनाएं आकार ले रही हैं जिनका सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। तो आने वाले गहन विश्लेषण के लिए सुनने वालों से अनुरोध है कि वे अपने पसंदीदा विषयों का सुझाव जरूर दें। और ताज़ा अपडेट्स के लिए स्टाइलो न्यूज़ को अपने पसंदीदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। बिल्कुल। जाने से पहले
विचार करने के लिए एक ऐसा बिंदु छोड़ते हैं जो कूटनीति और सामान्य जीवन के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। कैसा बिंदु? हमने तेल, सेना और प्रतिबंधों पर चर्चा की, लेकिन इस बढ़ते भू राजनीतिक तनाव की छाया अब खेलों पर भी पड़ रही है। अच्छा? हाँ, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको 2026 फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं और ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपने प्रतिनिधि मंडल के लिए सुरक्षा गारंटी की मांग की है। अरे वाह! जब इन देशों के बीच सैन्य स्तर पर इतना तनाव है, तो खेल के मैदान पर क्या होगा? यही सोचने वाली बात है। क्या दुनिया के सबसे बड़े खेल के मैदान पर खेल कूटनीति काम करेगी और देशों को करीब लाएगी? या फिर विश्व कप का वो भव्य मैदान भी इस कूटनीतिक युद्ध का एक नया मंच बन जाएगा? इस विचार के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली बार तक के लिए दुनिया की घटनाओं पर अपनी नजर बनाए रखें।